द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के अंतर्गत दूसरी वीडियो में हम प्रस्तुत हैं द्विवेदी युग लेकर। हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी ऑडियो आर्टिकल में भारतेंदु युग, जो कि आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत वह पहला काल है जो भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद द्विवेदी युग का आगमन होता है 1900 से 1920 ईस्वी तक। अगर आपने उस ऑडियो आर्टिकल को नहीं सुना है तो आप ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम द्विवेदी युग के बारे में पूरे विस्तार से प्रमुख संदर्भों एवं तथ्यपरक साहित्य के इतिहास लेखकों, मीमांसकों के पुस्तकों पर आधारित चर्चा करेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के जो इतिहास के लेखक हैं वे रामचंद्र शुक्ल, या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य संवेदना एवं विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सभी लेखकों के विचारों का निचोड़ प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं द्विवेदी युग के बारे में। सर्वप्रथम द्विवेदी युग का कालखंड 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक रहा। द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। इन 2 दशकों के कालखंड ने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। यद्यपि इसकी आधार भूमि, जैसा कि हमने उस ऑडियो आर्टिकल में चर्चा किया था, अगर आप नहीं सुने हैं तो जरूर सुने, तभी आप इस कड़ी को सुनकर उसमें सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ध्यान दीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, यहाँ पे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है। इस चीज़ को आप समझिए। यह सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदी के कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण करने, हिंदी के कोश निर्माण की पहल करने, हिंदी व्याकरण को स्थिर करने और खड़ी बोली का परिष्कार करने और उसे पद्य की भाषा बनाने आदि का श्रेय बहुत हद तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। उन्होंने कवियों एवं लेखकों को एक नेतृत्व प्रदान किया, उनकी गलतियों को दिखाया। कहा जाता है कि आचार्य जो द्विवेदी जी हैं वह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों में इतने काटे, मतलब अनेक प्रकार की गलतियों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। यह सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदी के कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण करने में उनका योगदान है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग में अधिकांश कवियों ने द्विवेदी जी की दिशा निर्देशन के अनुशासन में काव्य रचना की, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनके अनुशासन में नहीं थे और काव्य सृजन कर रहे थे। इस तरह इस युग के कवियों के 2 वर्ग थे, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्यधारा को अनुशासन की धारा तथा द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की काव्यधारा को स्वच्छंदता की धारा कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ, भारत भारती के रचयिता, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर के यानी स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों में श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जी हाँ, वही मुकुटधर पांडे जिन्होंने बाद में अपनी लेखमाला में छायावाद की जो है उत्पत्ति के बारे में, उसके प्रारंभ के बारे में विस्तार से लेख लिखा था। उसके आगे हैं लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं। श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी के कवि ओलिवर गोल्डस्मिथ की 2 कथा कृतियों हरमिट को एकांतवासी योगी के नाम से एवं ट्रेवलर को श्रांत पथिक के नाम से खड़ी बोली में तथा एक काव्यकृति द डेजर्टेड विलेज यानी उजड़ ग्राम के नाम से ब्रज भाषा में काव्यानुवाद किया। इन कवियों की विशेषताएं हैं प्रकृति का पर्यवेक्षण यानी स्वच्छंदतावादी धारा के कवियों का, उसकी स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, देशभक्ति कथा गीत का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति आदि आदि। स्वच्छंदतावादी काव्य की यही धारा आगे चलकर छायावाद में गहरी होती जाती है। द्विवेदी युग की विशेषताएं: पहला है जागरण सुधार यानी राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद आदि। दूसरा है स्वदेश्यता,
आदर्शपरकता व नीतिमता। अगला है आधुनिकता। उसके बाद है समस्या पूर्ति। अगला है प्रकृति चित्रण, विषय विस्तार, इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता व उपदेशात्मकता। अगला है काव्य रूप। अगला है प्रबंध काव्य, खंड काव्य व मुक्तक कविता, तीनों पर जोर। अगला है गद्य और पद दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली की मान्यता। अगला है बोधगम्य भाषा। राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की एक संकल्पना विकसित की। उनकी राय में राष्ट्रीयता के 3 खतरे हैं: विदेशी शासन यानी पराधीनता, एक तंत्रीय शासन यानी तानाशाही शासन और विदेशी आक्रमण। इन्हीं 3 विषयों को लेकर त्रिपाठी जी ने काव्यत्रय यानी ट्रायो की रचना की। मिलन, पथिक व स्वप्न, जिनमें पथिक को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य साकेत व यशोधरा की रचना की, जिसमें आप पंक्तियां जाने होंगे कि सखी वे मुझसे कह के जाते, और साकेत में उर्मिला की जो समाज उपेक्षित थी चरित्र, उनको वापस लाने का, पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भारतेंदु युग में जिस तरह अंबिकाचरण व्यास समस्या पूर्ति की राह से कविता के क्षेत्र में आए, उसी तरह द्विवेदी युग में नाथूराम शर्मा शंकर। पहली बार द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य विषय के रूप में मान्यता मिली। इसके पूर्व प्रकृति या तो उद्दीपन के रूप में यानी भावना को जगाने के रूप में आती थी, या फिर अप्रस्तुत विधान का अंग बनकर। द्विवेदी युग में प्रकृति को आलंबन तथा प्रस्तुत विधान के रूप में मान्यता मिली, पर द्विवेदी युग में प्रकृति का स्थिर चित्रण हुआ है, गतिशील चित्रण नहीं। द्विवेदी युगीन कविता कथात्मक तथा अभिधात्मक होने के कारण इतिवृत्तात्मक, विवरणात्मक हो गई है। प्रबंध काव्य, प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साकेत व यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त, उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि। खंड काव्य में रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध व किसान, मैथिली शरण गुप्त की ये सभी रचनाएं हैं। मिलन, पथिक व स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के आरंभ में खड़ी बोली अनगढ़, शुष्क और अस्थिर स्वरूप की थी, किंतु शनैः शनैः उसका स्वरूप निश्चित, सुघड़ और मधुर बनता चला गया। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय द्विवेदी युग को है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909, इनकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 है। भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई, और तभी से वे देश के यानी राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। ये प्रसिद्ध राम भक्ति धारा के कवि थे। आगे देखते हैं, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। द्विवेदी युग में भी 2 ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा से चिपटे रहे और अपनी समस्त काव्य ब्रज भाषा में ही रचा। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 1932 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी एवं सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918 ईस्वी, हृदय तरंग 1919 ईस्वी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह भारत भारती से ली गई हैं। रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। लिखते हैं आगे कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती से। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नाथूराम शर्मा शंकर, यह शंकर सर्वस्व से ली गई है। आगे पंक्तियां हैं कि जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, पियो खाओ सब सुख पाओ, कभी न लाओ मन में खेद। जगत सच्चाई सार, श्रीधर पाठक। आगे है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं। आगे लिखते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, आप ये रटा हुआ वाक्य हमेशा पढ़ते होंगे। इसके रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे लिखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास से ली गई है पंक्तियाँ। आगे लिखते हैं, कवि करता है क्यों इतना अभिमान, कविता तो लिख जाता कोई आन,
काव्य नहीं है केवल छंद प्रबंध, वाणी और हृदय का वह अनुबंध। मुकुटधर पांडेय आगे लिखते हैं कि मैं आया उनके हेतु कि जो शापित हैं, जो विवश बलहीन दीन शापित हैं। साकेत में राम की उक्ति मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। आगे लिखते हैं श्रीधर पाठक जी कि उठ उठ भारतवर्ष, उठ उठ भारतवर्ष आलस तजरे, कर धारण रण वस्त्र, अस्त्र शस्त्रों से सजरे। आगे लिखते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। पथिक काव्यकृति से पथिक मिलन, और एक और काव्यकृति जिसमें हमने चर्चा की थी, हाँ, स्वप्न, जिसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो इस प्रकार हमने देखा द्विवेदी युग के बारे में, और हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता, जो हिंदी शब्द संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई थी 1929 ईस्वी में, रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं द्विवेदी युग के संबंध में कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से ये निसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया, उसका पूरा पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। उनमें हम सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक पाते हैं। आगे लिखते हैं भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920 द्विवेदी युग। भारतेंदु एवं उनके समान धर्मा रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था, और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य को सुदीर्घकालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नखशिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतिकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानतः उस राष्ट्रीय स्वाधीनता चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देशी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल की। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। अगर आप तिलक जी के बारे में विस्तृत जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो हमारे ऑडियो आर्टिकल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आगे लिखते हैं कि तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा
एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी, जिसे हमने स्वाधीनता चेतना या स्वाधीन चेतना कहा, उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन सारे घटनाओं का प्रभाव पड़ रहा था। आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है, बुद्धि है, तर्क है। भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर प्रारंभ हुआ। साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी प्रारंभ हुई और सामाजिक संदर्भों से और वर्तमान उद्देश्यों से जोड़कर देखा जाने लगा। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किन्होंने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। इससे हिंदी गद्य की रूपहानि होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों, विरामादि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने उसका लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। अब है प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बलिया के कॉलेज में हिंदी की उन्नति पर एक पद्यमय भाषण दिया था। अदालतों में हिंदी के स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो स्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं को कार्यान्वित करें। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र व ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। सभा का उद्देश्य नागरिक अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। सभा ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हुआ। छापाखानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देशी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भाषा की व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बंगला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूप से एक साथ पड़ रहा था। इसमें हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला। उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया।
सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवाकर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न हैं। इनमें वह जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व हैं। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए थे, पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे आपके मन का भी उद्घाटन हो जाता है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक फ्रांसिस बेकन और मराठी के निबंधकार चिपुलकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है पहले इसी काल में 1909 में लिखा गया। यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पर लिखें, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं जैसे निबंध। उनके निबंध स्पष्ट होते थे। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का शमन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते रहे हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उनकी इस ग्राहणी क्षमता का भी पता चलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1920। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम है, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर विनोद व्यंग्य का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय हैं। कछुआ धर्म और मारेशी मोही कुठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह 1881 से 1931 ईस्वी। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे। इनमें बहुज्ञता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली और चूहल के कारण विशिष्ट हैं। द्विवेदी युगीन लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट यही हैं। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं में कभी कभी किसी मेले,
त्यौहार या किसी विषय पर शिवशंभू के नाम से शिवशंभू के चिट्ठे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी ओर से अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिवशंभू के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग्य का धार भी पैनी हो जाती है। निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो पाई है। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध में पाते हैं। उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए। उपन्यास परीक्षा गुरु नामक हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग में ही लिख दिया था। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भी 1891 में प्रकाशित हो चुकी थी। उन्होंने एक और चंद्रकांता संतति भी लिखी थी। किंतु हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न यानी विच्छिन्न नहीं हुई परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। यद्यपि इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज़्यादा है। वस्तुतः कथा साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग प्रेमचंद की पूर्व पीठिका या पूर्व युग है। इस काल में बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी भारी संख्या में हुआ। कुछ उर्दू और मराठी के साथ अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद हुआ। इस काल में शरत चंद के उपन्यास हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हो चले थे। अगला है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932 ईस्वी। किशोरीलाल गोस्वामी 19वीं शती के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे थे। उनके उपन्यासों की संख्या 65 है। तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासिनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, लीलावती का आदर्श, सती राजकुमारी, लवंगलता का आदर्श बाला, हीराबाई लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान हैं। उनमें वासना का रंग चटकीला है। थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उनकी भाषा सहज है। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में काल दोष पाया जाता है। आगे हैं बाबू गोपाल राम गहमरी, जो कि 1866 से 1946 ईस्वी तक इनका रहता है। बाबू गोपाल राम गहमरी इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। उन्होंने अनेक जासूसी उपन्यास लिखे, जिसमें भोजपुर का ठग, बड़ा भाई आदि प्रमुख है। प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्री लज्जाराम मेहता ने भी अनेक उपन्यास लिखे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस युग को उपन्यासों का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंतः संघर्ष नगण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना व चित्र और मनोरंजन या नीति उपदेश पर है। अब हम द्विवेदी युगीन कहानी के बारे में जानेंगे। उपन्यास और कहानी दोनों आधुनिक विधाएं हैं। प्राचीन कथा से इनका मुख्य अंतर घटनाओं और पात्रों के संबंध में है। पहले पात्र का चरित्र प्रारंभ से निश्चित होता था। वह घटना प्रवाह को अपने चरित्र से प्रभावित करता हुआ मोड़ता था। अब चरित्र पहले से निश्चित नहीं होता, वह घटनाओं का सहजात या उनके साथ साथ जन्म लेता रहता है। पूर्व निश्चित का अभाव आधुनिक कथा साहित्य का लक्षण है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यानी वह लघु जीवन के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है। इन कहानियों पर भी घटना व चित्र का प्रभाव है। यह अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी हुई है। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले सरस्वती में हुए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती पहल सरस्वती में प्रकाशित हुए। सरस्वती 1900 में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों, जिसमें इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडिताइन, दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शेष के यानी प्लेग की चुड़ैल के हैं मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष के हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडिताइन के हैं गिरिजादत्त वाजपेयी और दुलाई वाली के हैं बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। 11 वर्ष का समय अतीत स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। बाकी कहानियों में चमत्कारिकता का प्राधान्य है। यह काल लेखकों के एक बारगी कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर
नाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने इसी समय कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कौशिक की सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में निकली। हास्य रस के कहानी लेखक जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी 1919 में छपी। हिंदी कहानी सामाजिकता पारिवारिकता की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। वह भाव प्रकाशन के लिए केवल घटना व चित्र का सहारा न लेकर सामान्य जीवन के चित्रण के माध्यम से भी इसके लिए अंतर्गठित हो रही थी। हिंदी कहानी के इस दौर की उपलब्धि हिंदी के प्रकांड विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। यह कहानी 1915 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। यह भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से उत्तम कहानी है। अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन के किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भावभूमि पर ले जा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना सहज ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, वह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है। शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा। यह आकस्मिक नहीं कि प्रेमचंद की कहानियां लगभग इसी समय प्रकाशित होने लगी थीं। नाटक में देखते हैं भारतेंदु के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव रहा। मौलिक नाटकों की दृष्टि से यह आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे दरिद्र कालखंड है, किंतु इस बीच विभिन्न भाषाओं से नाटकों का अनुवाद अवश्य बड़े पैमाने पर हुआ। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों को हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए। शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हेमलेट का अनुवाद हुआ। संस्कृत के नाटक मृक्षकटिकम, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविका अग्निमित्र का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया। इसी दौर में सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवानंदन सहाय, राजा देवी प्रसाद पूर्ण का नाम लिया जा सकता है, पर ये लोग साहित्य में अपने नाटकों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधाओं की रचनाओं के लिए विख्यात हैं। इसी काल में मौलिक नाटकों की स्थिति का पता चलता है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के नाटकों में उल्लेखनीय नाम चौपट, चपेट और मयंक मंजरी हैं। पहला प्रहसन है और दूसरा अति सामान्य कोटि का नाटक। हरिऔध ने रुक्मिणी, परिणय और पद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। शिवानंदन सहाय के नाटक का नाम सुदामा है। पूर्ण जी ने चंद्रकला भानुकुमार नाटक लिखा। समालोचना में देखते हैं भारतेंदु काल में पुस्तक समीक्षा का सूत्रपात हो चुका था। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा है उसे समालोचना के अंतर्गत मानना चाहिए। किसी एक ही रचनाकार का गुण दोष दिखाने के लिए हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना है। यह कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया था उसी की समीक्षा है। द्विवेदी जी ने कालिदास के मूल ग्रंथों पर भी नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा और कालिदास की निरंकुशता पर विचार किया। कालिदास जैसे महान कवि के दोष निकाले जाएं, यह प्रवृत्ति द्विवेदी जी के अभिभूत न होने वाली व्यक्तित्व का सूचक है। इस युग की हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व आधुनिक और रीतिवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व में है। इस युग के सभी आलोचकों को पूरी तरह से रीतिवादी या आधुनिक श्रेणी में रख देना भी उचित नहीं है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश सुखदेव बिहारी रीति साहित्य के रचनाकार थे। श्याम बिहारी, सुखदेव, मिश्र बंधु में श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी रीतिकालीन साहित्य के जानकार थे। उन्होंने हिंदी नवरत्न में देव को ऊंचा स्थान दिया और उन्हें सुर तुलसी के समकक्ष रखा। यह उनकी रीतिवादिता का पता चलता है। लेकिन उन्हीं मिश्र बंधुओं ने श्रीधर पाठक की खड़ी बोली कविताओं का स्वागत भी किया। इसका अर्थ यह हुआ कि मिश्र बंधु सर्वत्र न तो रीतिवादी थे और न ही आधुनिकतावादी। इस प्रकार द्वंद्व अलग अलग व्यक्तियों में ही नहीं, कभी कभी एक ही व्यक्ति के अंदर भी चल रहा था। रीति विरोधी आलोचना नए ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित नए जीवन मूल्यों के मानदंड पर साहित्य को तोलती थी, जबकि रीतिवादी आलोचना नायिका भेद, अलंकार आदि की दृष्टि से साहित्य की परीक्षा करती थी। जहाँ विरोध इस द्वंद्व पर नहीं होता था वहाँ आलोचना का विकास नहीं दिखलाई पड़ा। उदाहरण के लिए
देव बड़े की बिहारी के झगड़े में जो तुलनात्मक आलोचना इस समय दिखाई पड़ी, उससे हिंदी आलोचना का विकास भी हुआ। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस झगड़े में दोनों पक्ष रीतिवादी थे, इसलिए वे एक ही प्रकार के तर्क देते थे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र 1890 सहृदय थे, किंतु उनके आलोचना मूल्य रीतिवादी ही थे। उन्होंने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध कर दिया। देव और बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों में पंडित पद्म सिंह शर्मा भी थे। 1874-1932 शर्मा जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, फारसी और उर्दू साहित्य के मर्मज्ञ थे, इसलिए तुलनात्मक आलोचना की योग्यता भी उनमें सबसे अधिक थी। रीतिवादी आलोचक खड़ी बोली में रचित आधुनिक रचनाओं को व्यर्थ और नीरस कहते थे। लाला भगवान दीन को भारत भारती और जयद्रथ वध दोषपूर्ण ही लगे। पद्म सिंह सर, जो कि इसके रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त जी। पद्म सिंह शर्मा शंकर भी खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहते थे। रीतिवादी आलोचना से यह लाभ अवश्य हुआ कि अनेक प्राचीन कवियों की टीकाएं तैयार हो गईं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ने अपनी आलोचना से हिंदी रचनाकारों को वस्तु और रूप के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य, विशेषतः कविता के महत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कविता को केवल विलास की सामग्री न मानकर लिखा। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। उन्होंने बुरे साहित्य से होने वाली हानियों की भी बात कही है। काव्य के रूप पक्ष के विषय में वे काफ़ी आधुनिक थे। उन्होंने लिखा, गद्य और पद दोनों में कविता हो सकती है। उन्होंने तुक और अनुप्रास को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिवादी साहित्य का विरोध करने के लिए ही नायिका भेद, अलंकार, ब्रज भाषा में काव्य रचना आदि का विरोध किया। उन्होंने साहित्य के लिए सामाजिक हित, प्रकृति सौंदर्य, मानव मनोविज्ञान, यथार्थ आदि को उचित विषय बताया। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 में ने लेखन इसी काल में आरंभ किया था। उनका साहित्य नामक निबंध 1904 में सरस्वती में छपा था, किंतु उनके निबंध संकलन और आलोचनात्मक ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुए। इस प्रकार से हमने द्विवेदी युग के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जाना। उसमें हमने देखा किस प्रकार से कविता की विकासधारा हुई, कहानी, निबंध, आलोचना, इस तरह जो है उपन्यास की धारा कैसे कैसे विकसित हुई। हम अगले ऑडियो आर्टिकल में चर्चा करेंगे छायावाद के बारे में, जिसमें हम संपूर्ण रूप इसे संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। आप विशेष रूप से अगर जानना समझना चाहते हैं तो कुछ प्रमुख पुस्तकें आपको सुझा सकता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक है। आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य संवेदना विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है। इसके अलावा भी हिंदी साहित्य पर अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। आपको वह जरूर पढ़नी चाहिए और मूल बातों को जानना समझना चाहिए। आपने यहाँ सारांश पढ़ा, आपके लिए सुना, आपके लिए बहुत बहुत यह हमारा प्रयास रहा है। आपका भी प्रयास है कि आप इसे अधिक से अधिक उन हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जिनकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य की जय हो।